क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? तो एलियंस भी क्या होता है ना, एलियंस भी ऐसे ऊपर जो है ना अलग अलग फॉर्म में है और उनको ऊपर ही किसी ने नाम दे के रखा है। जब वो नीचे उतरते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी के साथ ही नीचे उतरते हैं। तो एलियंस, एंजल्स, ये लोग एक्चुअली अपने आइडेंटिटी के साथ कहीं ना कहीं है एस्ट्रल इस दुनिया में, और वो टाइम टाइम पे नीचे आते हैं। क्या हमें मृत्यु से घबराना चाहिए? क्या हमें मृत्यु का डर होना चाहिए? ये तो हमें ये गलती से लगता है कि हम एक ही बार मरने वाले हैं, हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। भगवान पूछते हैं कि भाई तुझे नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहिए, तो वो ऐसी ऐसी चीजें मांगेगा जो जरूरत ही नहीं है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट हमने एपिसोड आपके साथ शूट किया, हाँ। वी गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक थैंक यू। एंड अ लॉट ऑफ कमेंट्स। यस। और बहुत सारे कमेंट्स में लोगों ने सवाल पूछे और उनमें से ही कुछ अहम सवाल मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ। राइट। बहुत सारे लोगों में, मेरे मन में भी एक सवाल है, हमेशा से ही है, डेथ को लेकर। डेथ क्या है? डेथ क्यों होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ के बाद क्या होता है? उस सवाल में जाने से पहले सबसे पहले एक आपका इनपुट, क्या हमें मृत्यु से घबराना चाहिए? क्या हमें मृत्यु से का डर होना चाहिए? आपने एक चीज कॉमनली सुनी होगी कि सारे स्पिरिचुअल गुरु या मास्टर जो भी होते हैं वो कहते हैं अपने ब्रेथ पे फोकस करो, है ना। कहते भाई अवेयरनेस के साथ जियो, प्रेजेंट में जियो। ये बातें आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी। इसका मेन रीजन क्या था कि जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ जीते हो तो रोज अपने जो सेल्स जो मरते हैं, डेथ सेल्स होते हैं ना, उसको भी आप एक्नॉलेज करते हो कि हाँ आज मेरा ये WBC मर गया, आज RBC मर गया, आज लिम्फोसाइट्स मर गया, आज न्यूट्रोफिल्स मर गया। तो जब आप रोज अपने कुछ कुछ सेल्स को मरते हुए, थॉट को मरते हुए, इमोशंस को मरते हुए देखोगे तो आपका डेथ का फियर तो चला ही जाएगा। ये तो हमें ये गलती से लगता है कि हम एक ही बार मरने वाले हैं, हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। रोज कितने विचार मरते हैं, कितने नए विचार आते हैं, कितने भाव मरते हैं, कितने भाव नए आते हैं, कितने मेडिकली सेल्स भी मरते हैं। कोई 8 दिन के ड्यूरेशन वाला होता है, कोई 40 डेज के ड्यूरेशन वाला कोई सेल होता है, कोई 100 डेज का होता है। तो वो तो अंदर रोज ऐसे चल रहा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी रोज हो रहा है, मतलब जो डेड सेल्स है उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी निकल रहा है। थॉट्स के डिक्लटरिंग भी रोज हो रहे हैं कि भाई मरे हुए थॉट्स निकल जा रहे हैं, ऐसा है करके। तो डेथ का तो प्रोसेस तो एवरी मोमेंट का है। ये तो हमें लगता है कि अरे वो आदमी 70 साल में मरने वाला है, 80 साल में मरने वाला है, अरे ये कैंसर से मर रहा है, ये डायबिटीज से मर रहा है, ये इससे मर रहा है। मरता तो रोज इंसान है और जिंदा भी रोज होता है। तो डेथ अगर फियरलेस हो गया तो समझ लो कि लाइफ की हर चीज को हम फियरलेसली जी पाएंगे। डेथ का भय, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन अगर आप एक्नॉलेज करो कि हाँ आज मुझे डाइजेशन अच्छा हुआ, मतलब पुराने डेड सेल्स मर गए, आज मुझे माइंड फ्रेश लग रहा है, मतलब कोई जो गलत विचार थे मर गए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मर रहा हूं। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने एक ही सेंटेंस में बोला हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, आत्मा तो वही रहती है, लेकिन जब हम शरीर बदलते हैं तो हमें ऐसे लगता ही नहीं कि भाई हाँ जैसे हम अभी कपड़े चेंज करके आए तो हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम मर गए थे और हम वापस पैदा हुए। इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, देयर इज अ पॉज। तो इसलिए जो बड़े गुरु संत कहते हैं कि ब्रेथ के बीच में पॉज दो, लंबी गहरी सांसें लो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच में एक्चुअल लाइफ है। तो वो जो बीच का लाइफ है वो एक्चुअली डेथ का टाइम है, कि जहां पे आप कुछ सोचते भी नहीं हो, कुछ करते भी नहीं हो, बस एक गहराई से एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करते हो। इज इट राइट? तो इंसान क्या होता है ना कि जो मरने के बाद भी अगर एक्नॉलेज नहीं करता है और लाइफ बिटवीन लाइफ अगर उसको कोई एक भगवान पूछते हैं कि भाई तुझे नेक्स्ट लाइफ में क्या चाहिए, तो वो ऐसी ऐसी चीजें मांगेगा जो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। उसको लगता है यार मेरा वो सपना तो अधूरा रह गया, अरे ये तो मेरा अधूरा रह गया, अब तो मैं भगवान को बोलूंगा ये मुझे दे।
मतलब आप अपने बच्चे को 10 खिलौने दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और वो उसने 3 खिलौने को हाथ में लेके खेला, वो ये भूल जाता है कि 7 खिलौने तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन 3 खिलौने के बाद बोलते हैं मुझे बोर हो रहा है, मुझे इससे 3 नहीं चाहिए, मुझे और नए वाले चाहिए। तो इंसान के साथ ऐसा होता है, वो भूल जाता है उसके अंदर कितनी सोल पावर है, सोल लाइट है, कितना सोल इंटेलिजेंस है, कितनी क्रिएटिविटी है उसके अंदर, इसी लाइफ में एक्टिवेट हो सकती है। उसके लिए मरना, फिर वापस उस दूसरी चीज के लिए जन्म लेना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यही मास पॉपुलेशन का रीज़न है, जो हम बोलते हैं आबादी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? इंसान को लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं मेडिकल फील्ड में था, और जब मुझे ऐसे अंदर से लगा मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में आना है, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर बोलते अरे ये सब अगले जन्म में पूरा करना है, इस जन्म में तो तू मेडिकल प्रैक्टिस ही कर। मैंने कहा इस जन्म में क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो बोले तुझे आत्मा का ज्ञान ही किधर है, तुझे कर्म का बोध ही कहाँ है करके। तो मैंने कहा वो ला तो सकते हैं कि नहीं। तो जब मैंने उसके ऊपर 1-2 साल प्रोसेस किया खुद की सेल्फ साधना पे, तो मेरे वो सारी चीजें रीएक्टिवेट हो गई, तो मुझे नए जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं नहीं मैं मरूंगा जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट लाइफ में ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूंगा। मैं ऑरा साइंटिस्ट भी बना, मैं वास्तु में भी मैंने पीएचडी की, मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर पढ़े, प्रोसेस किए। तो इसी लाइफ में आप मल्टी वर्सेटाइल हो सकते हो। आप सोचो अगर कोई आपको बोले कि भाई ये मोबाइल लेके जाओ, इस पे रेडियो चलाओ, ये मोबाइल लेके जाओ दूसरा वाला, इस पे कैमरा चलाना, ये तीसरा मोबाइल लेके जाओ, इस पे फेसबुक चलाना, चौथा लेके जाओ इंस्टा चलाना, आपको कैसा लगेगा? आप ही इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो कि नहीं? तो यही तो डेथ है। डेथ तो एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, एक पॉज है, तो उसमें कोई मरने वाली या मतलब एक डरने वाली बात ही नहीं है, देखा जाएगा। सर साइंस ने अभी ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि डेथ के बाद एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी हो, और हार्ट बीट रुकने के बाद भी कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। अब रफली अबाउट एवरेज में 7 में से 1 व्यक्ति ने कभी ना कभी जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए हैं। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली में डेथ के टाइम पे क्या होता है? एक्चुअली डेथ के टाइम पे क्या है ना, एक आपको कंप्यूटर का भी एक प्रोसेस, 2 प्रोसेस आपको पता होंगे कि जब एक नया सॉफ्टवेयर का वर्जन आता है ना, तो ओल्ड वर्जन खुद ही गायब हो जाता है। मतलब आपको ये नहीं कि अभी सपोज एप्पल पे आपने देखा होगा 26.5 आया है, राइट। तो जब 26.5 आया आप देख रहे हो, तो आपको 4 थोड़ी दिखेगा, 26.3 भी थोड़ी दिखेगा। इज इट राइट? तो डेथ का प्रोसेस का मतलब क्या है कि वो पुराने वाला जो है ना, वो एक नए में रूपांतर हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा है, इसका मतलब है। क्योंकि रेस्ट तो चाहिए कि नहीं? आप मोबाइल को भी रीस्टार्ट करते हो तो उसको भी कुछ 10 सेकंड तो चाहिए कि नहीं? तुरंत स्क्रीन पे सब कुछ थोड़ी आ जाता है, राइट? आपने एप्पल फोन यूज किया, आपने देखा पहले एक एप्पल आता है स्क्रीन पे, फिर धीरे 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 सारे आइकॉन्स आते हैं, और उसके बाद नेटवर्क आता है, और उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है। इज इट राइट? तो हम सबका एक डेथ इज अ नेचुरल प्रोसेस, जहां पे ये चीजें होनी चाहिए। जैसे एक डाइटिशियन कहते हैं कि खाने के बाद ना 20 मिनट ना लंच के बाद थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, एक मिनी नैप लेना चाहिए, तो वो भी एक डेथ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। समझ में कि नहीं? आप टीवी पे देखते हो कमर्शियल एड्स आते हैं, तो मतलब ब्रेन को एक पॉज मिल जाता है, जो पिक्चर देखते रहता है, सीरीज देखते रहता है। तो हर जगह, मतलब स्कूल में भी देखा कि बीच में एक एक क्लास के बीच में घंटी बजती है, एक टीचर जाती है, दूसरी टीचर आती है, तो वो भी एक डेथ जैसा एक टाइम हो गया कि जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, या और कुछ कर रहे हो जो आपने पहले नहीं किया था। इसी राइट? आप टिफिन खा रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि डेथ को प्रोसेस को इतना बड़ा सीरियस लेना चाहिए करके, ऐसा है करके। एंड दैट इज द टाइम वेर यू एक्नॉलेज एवरीथिंग। तो कंप्यूटर में एक सिस्टम कैसा है, एक तो मैंने ये रीस्टार्ट का या ये नया वर्जन का बताया, एक सिस्टम कंप्यूटर में कैसा है कि आपकी फाइलें ना बिखरी पड़ी होती है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, हार्ड डिस्क में। तो इसमें एक प्रोसेस है जहां पे आप फाइल को एक जगह पे ला सकते हो। इज इट राइट? तो हम भी ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा मेरे को लखपति बनना है, फिर 4-5 दिन के बाद मैं वापस होता हूँ, मुझे लखपति बनना है, फिर 15-20 दिन के बाद मुझे लखपति बनना है। अब ये फाइल अलग अलग जगह पे है कि नहीं? अगर ये फाइल को मैं एक जगह लेके आऊं ना, तो मैं जल्दी लखपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ये फाइलें बिखरी पड़ी है,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेथ में क्या होता है ना कि जो चीजें आपने की है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस की है, उसको एक चेन में लेके आते हैं और उसको एक लार्जर पिक्चर दिखाते हैं। भाई ये तूने 360 डिग्री एंगल से ये एक्सपीरियंस ले लिया है, अब वापस क्यों क्रेविंग कर रहा है, वापस उस लूप पैटर्न में क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर आप सोने से पहले सोचेंगे यार सुबह से तो मैंने कुछ खाया नहीं, फिर कोई बोलेगा अरे ब्रेकफास्ट में तो आपने खाया ना मेरे साथ ही, अरे लंच में भी तो आपने मेरे साथ ही खाया, डिनर में भी तो, अरे हाँ यार मैं तो सब खा लिया है, अब तो मुझे खाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक पूरा इंटीग्रेशन हो गया आपका। तो ये हर इंसान के साथ होता है। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करते हैं, आपने ये प्रोसेस देखा होगा कि हम पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं, स्टील करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, कॉन्शियस माइंड को, फिर सबकॉन्शियस में जाते हैं, तब वो फाइलों को चेक करवाते भाई तुम्हारे कौन से 2 साल के पहले, 10 साल के पहले इमोशंस कब पॉपअप हुए थे, कब कौन सा इमोशंस अभी भी ट्रॉमेटिक है, जिसको फॉरगिव नहीं किया है, जिसको रिलीज नहीं किया है, फिर वो रिलीज करवाते तो उसको फ्रेश फील होता है, वो रोता भी है उस दरमियान, उसको ये लगता है कि रीलिविंग हो रहा है, उसको लगता है अभी वो सीन वापस मेरे सामने हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब टेक्नोलॉजी जो इस साइंस चला रही है, एक्चुअली ये ह्यूमन का एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं समझता है, वो ऑब्जेक्टिवली उसकी साधन बनाता है और वो उसके साथ खेलते रहता है। सोचो ये गैजेट कुछ भी ना हो और इंसान खुद के साथ रहे, जैसे पहले 40-50 साल पहले जो लाइफ थी, तो फिर उन लोगों का तो सेल्फ रियलाइजेशन या प्रोसेस तो डे टू डे चलता था कि नहीं? गिले शिकवे तो लोग ऐसे डिसॉल्व कर लेते थे कि यार ठीक है ना, कल नहीं बनी थी, आज तो मेरे साथ बन रही है, कल थोड़ा मुझे नाराज थी, आज तो मैं अच्छा हो गया। लेकिन ये चीजें हम लोग सिर्फ है ना डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको हम फॉरगिवनेस प्रोसेस में नहीं डालते, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए उसको डेथ का एक डर लगता है कि यार मेरे साथ ये सब चीजें मर जाएगी, मेरे साथ पैसा चला जाएगा, मतलब मैं फिर पैसों को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई पैसा तो आपने ऑलरेडी एंजॉय किया, कभी आइसक्रीम खाया, कभी मूवी देखी, कभी कार खरीदी, ये किया, अब फैमिली के साथ भी बर्थडे पार्टी किए, ये किए, वो किए, तो सब चीज तो कर ली है, अब मरने में क्या प्रॉब्लम है? कौन सी चीजें बाकी है? और चीजें अगर कोई बाकी है तो उस डिवाइन प्लान के हिसाब से आने दो। जरूरी नहीं कि भाई आप सोचो और वो चीजें कायनात तुरंत उसको सो बीट करे, क्योंकि उसका सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए, उसके लिए जो कलेक्टिव पैटर्न्स हैं वो एक्टिवेट होनी चाहिए, लोग भी तो तैयार, टीम होनी चाहिए ना, आप थोड़ी ऐसे कर सकते हो। राइट सर। सर एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है, ग्रोइंग अप मेरे मन में भी था कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? और बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ इस साल कि यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पब्लिक में रिलीज किया कुछ डेटा विच उनके हिसाब से विच इज यूएपी या यूएफओ। एज अ स्पिरिचुअल मेंटर, एज अ स्पिरिचुअल टीचर, क्या आप सरप्राइज हुए ये सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्या मैंने आपको पॉडकास्ट 1 में भी मैंने बोला, जो हमारे अनसॉल्व्ड इश्यूज हैं, अनडिजॉल्व्ड है या अनहील्ड पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आई क्लाउड में है, आकाशिक में है, वो कभी तो नीचे उतरेंगे कि नहीं, लेकिन वो कोई आइडेंटिटी के साथ नहीं आते, वो आते हैं जस्ट उसको कंप्लीट करने के लिए। समझने के नहीं? जैसे एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने लॉकडाउन के वक्त एक मैंने थार खरीदी, जीप, और मैं एंजॉय कर रहा था क्योंकि मेरा एक डिज़ायर था ये कार खरीदने का, ये वो 2-4 साल से था मेरा ऐसा। जब मैंने मेरी मदर को ये बात बताई ना, उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे पता है जब तू बहुत छोटा था, 5, 6, 7 साल, 8 साल का था, तूने ना बहुत सारे ऐसे ना खिलौने थार वाले लेके आए थे और तू उससे खेल रहा था। मतलब मैं तो भूल भी गया था कि ये सपना तो बचपन से था, अभी का था ही नहीं मेरा। तो ये जो अनआइडेंटिफाइड चीजें आती है, अगर या इसी जन्म में आती है या ऊपर से आती है, इसका मतलब वो कंप्लीशन के लिए आती है, और वो जब आएगी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होगी। अगर मेरे अंदर एक रिवेंज एटीट्यूड है, एक बदले की भाव कि भाई मुझे उसका मर्डर करना है, मुझे इसका ये करना है, मुझे उसको खत्म करना है, बर्बाद करना है, तो एक वहां से कोई एक आएगी वो थॉट प्रोसेस नेगेटिव, जो आपने इमोशनली ऊपर इवेपोरेट की थी, वो एक टाइम के बाद नीचे आएगी
और वो किसी भी तरह से उसको फुलफिल करके ही छोड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने हाल ही में भी है ना 2-3 बायोपिक पिक्चर देखी होगी, एक शायद सुनी भी होगी, शायद एक चमकीला के बारे में सुना होगा या एक धुरंधर के बारे में सुना होगा। अब धुरंधर की पिक्चर में बहुत सारे ना टेररिस्ट अटैक के एपिसोड्स थे, आपने सुना होगा, है ना। अब वो एपिसोड्स के जो लोग विक्टिमाइज थे ना, वो आई क्लाउड में चले गए थे कि जस्टिस तो मिला नहीं, किसी ने बस कुछ मुआवजा दिया नहीं दिया पता भी नहीं चला, ऐसा है करके, और दे भी दिया तो बोला लेकिन मुझे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो वो जो अनहील्ड स्पिरिट है वो नीचे उतरती है और किसी ना किसी डायरेक्टर के अंदर जाके उसने पूरा उसको पिक्चराइज करके वो सिंपैथी ले लिया कि अरे यार 26/11 में ऐसे हुआ, अरे वो पार्लियामेंट अटैक में ऐसे हुआ, अच्छा हैदराबाद के उसमें ऐसे हुआ, अच्छा वहाँ के अटैक में ऐसे हुआ। तो वो कौन लोग थे, कितना फिर पैनिक फील होता है, कितना सिंपैथी फील होता है, तब वो स्पिरिट रिलीज होती है, हाय किसने तो मुझे एक्नॉलेज किया। और आप सोचो सारे कैरेक्टर चैनल थे, जितने भी कैरेक्टर उस पिक्चर में काम किए ना, इससे पहले वो कितने पिक्चरों में काम कर चुके थे, किसी में भी उनको नेम फेम नहीं मिला था। और लोग बोलते अरे इसकी एक्टिंग तो क्या जबरदस्त है, अक्षय खन्ना की कितनी पिक्चरें फ्लॉप गई, राकेश बेदी की कितने पिक्चर, वो कितने, हम तो बचपन से उसको देख रहे, कभी उसने इतनी कुछ जबरदस्त एक्टिंग कभी ऐसी नहीं की थी। लेकिन जब वो ऊपर से ये जो यूएफओ की जो बात आप कर रहे हो ना, ये जब नीचे आती है किसी के अंदर चैनल्ड होके ना, वो 100% प्ले करती है। और आप जान भी नहीं सकते हो कि ये उसने प्ले किया है, ये बंदे ने प्ले नहीं किया है। आप देना इसके बाद इसको और एक कोई पिक्चर, ये वैसे ही फ्लॉप करेंगे। दैट इज द मेन थिंग कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में ना कहानियां अधूरी है, स्टोरीज अनरिजॉल्व है, आपके केसेस कोर्ट के अनरिजॉल्व है, वो कहीं ना कहीं ऊपर से टाइम पे नीचे आने वाले हैं। कभी राहु काल में आएंगे, जैसे अभी मंगल और केतु है, तो वो फायर एलिमेंट के थ्रू आ रहा है और आगे लग जाती है, क्योंकि वो उनको वो जलाना है, वो बहुत उनके अंदर फायर हो गया ऊपर की स्पिरिट में कि यार मुझे तो ख़त्म कर दिया, लेकिन खुद तो एंजॉय कर रहा है, अपनी होटल में रह रहा है, अपने बंगलों में रह रहा है, अपने अच्छे गाड़ियों में रह रहा है, फ्लाइट में चल रहा है। आप देखो प्लेन में कितने लोग एक साथ जल के मरे, होटल के कमरे में लोग एक जल के मरे, कैसा शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई कार में जल के मर गया, कोई सीएनजी फटने से मर गया। तो ये क्या ऊपर की जो एक स्पिरिट थी, जिसको वो फायर से उसको उस एलिमेंट से उसको बदला लेना था, वो उसने वैसे ही लिया। कुछ लोग बाढ़ में मरे, मतलब बस पानी में डूब गई और सारे के सारे मरे। कुछ लोग पहाड़ से ऊपर से गिर के मरे। तो आप सोचो ये हादसे होते क्यों हैं, कभी किसने सोचा नहीं है। मतलब इतने लोगों को एक साथ में वो हादसों का शिकार क्यों बने, क्योंकि उन लोगों की जो स्पिरिट्स थी, जिनको जस्टिस चाहिए था, उन्होंने सब लोग ने एक अपनी टीम बना दी, एक फौज बना दी, चलो ये सारे लोगों से हम बदला लेते हैं, उनको एक जगह पे जमा करते हैं और अच्छे और बुरे दोनों चीजें वो एक्टिवेट हो जाती है। इसको क्वांटम फिजिक्स में मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स है जिसकी क्वांटम पार्टिकल्स टाइम पे ना एक हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, और उसके बाद उसका मैनिफेस्टेशन होता है। सर बहुत सारे हमारे टेक्स्ट में अलग अलग कल्चर्स में एक स्काई बीइंग्स की बात की हाँ, तो क्या एक्चुअली ये एलियंस वो स्काई बीइंग्स हैं? हाँ हाँ, देखो ना, जैसे हम एक देवी देवता को भी नाम से बुलाते ही है ना, इज इट राइट, एंजल्स को भी नाम से बुलाते हैं, राइट। तो इनके भी तो नाम तो होंगे ही ना, किसी ना किसी ने उसको टाइटल तो दिया ही रहेगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं ये शनि गॉड है कि नहीं, ये मांगलिक गॉड है, मतलब या तो हम रेफरेंस करते कि भाई मांगलिक है तो गणेश जी की पूजा करो। तो ये भी एलियंस को एक रेफरेंस ही दिया गया है, बिकॉज बगैर टाइटल के तो किसी को आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। अब आपको किसी ने नाम दिया, मुझे किसी ने नाम दिया, अगर आपका मेरा नाम ही नहीं होता, लोग हमको एड्रेस कैसे करते, राइट। सो मैं इन नाम को कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ उसका एक किरदार है। जैसे शोले में गब्बर था, एक किरदार इंपॉर्टेंट था। गब्बर तो फिर एक टाइटल देना पड़ा, तो लोगों ने बोला गब्बर का बहुत अच्छा रोल किया। गब्बर तो ऐसा कोई था ही नहीं ना, लेकिन टाइटल के साथ वो एक कैरेक्टर को प्ले करवाए, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो एलियंस भी क्या होता है ना, एलियंस भी ऐसे ऊपर जो है ना अलग अलग फॉर्म में है, और उनको ऊपर ही किसी ने नाम दे के रखा है। जब वो नीचे उतरते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी के साथ ही नीचे उतरते हैं। अब आप कहीं पे भी जाओगे एयरपोर्ट पे, अपने पासपोर्ट और आधार कार्ड से ही जाओगे कि नहीं,
अपने ही आइडेंटिटी से जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलोगे मैं घर पे जाके पूछ के आता हूँ भाई मेरा नाम क्या है। तो जब वो आपको एड्रेस करेंगे उस काउंटर पे, अच्छा आप ये बंदे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने आइडेंटिटी के साथ ही वहां गए थे। तो एलियंस, एंजल्स, ये लोग एक्चुअली अपने आइडेंटिटी के साथ कहीं ना कहीं है एस्ट्रल इस दुनिया में, और वो टाइम टाइम पे नीचे आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कल्कि अवतार है, तो कल्कि ने भी पहले से अपनी आइडेंटिटी दी होगी ना, इज इट राइट। अब कल्कि अवतार कोई एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कल्कि अवतार वो है जो हर इंसान के अंदर अपना एक स्पिरिचुअल बीइंग को ना एक्टिवेट करता है, उसको कल्कि अवतार कहते हैं। आपने सोचा आज मुझे मेडिटेशन करके ना अपने अंदर के बुद्ध तत्व को एक्टिवेट करना है, तो वो कल्कि अवतार हो गया। मैंने सोचा मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके नहीं इसके कैंसर को ना मैं हीलिंग करके ठीक करूंगा, तो एक कल्कि अवतार एक्टिवेट हो गया। तो वो फिर एक थेरेपी के थ्रू भी आ सकता है, एक एफर्मेशन के थ्रू भी एक्टिवेट हो सकता है, एक इंटेंशन के थ्रू भी हो सकता है, वो मंत्र के थ्रू भी हो सकता है। तो वो एक अवतार इंसान के अंदर के इनर बीइंग का एक भगवान को बाहर निकालना है। उसके लिए वेट नहीं करना है कि कोई ऐसा आएगा और कुछ करेगा, इस दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी कैसा है ना, कोई ग्रुप ऑफ द पीपल नहीं है कि ये पांडव ऐसे ये कौरव ऐसा है तो कृष्ण भगवान को जाना पड़ा। अब तो हर एक के अंदर पांडव है, हर एक के अंदर कौरव है, हर एक के अंदर राम है, हर एक के अंदर रावण है। फिर कोई अवतार आके उसको कैसे बाइफरगेट करेगा? आप सोच के देखो, मतलब जो पंडित मंदिर के अंदर बैठता है वो रिश्वत खाता है, तो उसके लिए कौन सा अवतार आएगा? कोर्ट कचहरी में खाता है मैं समझता हूँ, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में खाता है समझता हूँ, कोई एक मेडिकल हॉस्पिटल में घूस खा रहा है मैं समझता हूँ, लेकिन एक पंडित जो मंदिर में खा रहा है तो उसको कौन सा भगवान अलग करेगा? वो तो भगवान के साथ ही तो रह रहा है। तो कल्कि अवतार का मतलब क्या है? हर इंसान जो शांति से बैठ के उसने अपने अंदर के गुरु तत्व को या गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस को एक्नॉलेज किया और एक्टिवेट किया, उसको कल्कि अवतार कहते हैं। राइट सर। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की फायर की, और कैसे फायर अभी का साल भी है, राइट। और फायर एलिमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, आजकल ऑनलाइन कम्युनिटी में बहुत हाइप है मैनिफेस्टेशन का। यस यस। तो क्या ये सिर्फ हाइप है या इसमें कुछ सत्य भी है? नहीं, सत्य है। देखो क्या है ना, मैनिफेस्टेशन इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक, समझ में कि नहीं? मैग्नेटिक का मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ में? तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब होता है? जब इंसान की अंदर गट फीलिंग, पैशन, करेज, ये तीनों मिल गए तो मैनिफेस्टेशन होता है। ये मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इज इट राइट? अगर मैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करूं तो जब उसके ऊपर ग्रेस आता है तब मैनिफेस्टेशन होता है। समझ नहीं? जैसे अभी ये लाइट मेरे पे है तो मैं दिख रहा हूं, अच्छे से दिख रहा हूं, आसपास चीजें नहीं दिख रही, भले हैं लोग भी है, दिख नहीं रहे। तो मैनिफेस्टेशन एक ग्रेस है जो ऊपर वाला कहता है कि चल यार इसने बहुत मेहनत की है, अभी भी की है, शायद पहले भी की है, इसने सारे प्रोटोकॉल को कंप्लीट किया है, अब मुझे इसको अवार्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक गाड़ी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक घर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो ग्रेस आ गया है। लेकिन इंसान क्या सोचता है? देखा मैंने गोल चार्ट में पहले लिखा था, मैंने रोज उसको है ना विजुअल किया, रोज मैंने उसको फील किया, जो सीक्रेट मूवी में दिखाया, इज इट राइट? मैंने उसके लिए ये किया। मतलब वो मैं वाला पार्ट आता है मैनिफेस्टेशन के अचीवमेंट में, जबकि तो ऐसा है नहीं। चीजें तो बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है कि नहीं, जब आपका टाइम आता है। मतलब मैंने कितने ऐसे इंटरव्यूज देवानंद के या पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस के सुने कि मैं ऐसे चल रहा था और अचानक किसी की नज़र मेरे पे गिरी और बोले अरे तू पिक्चर में काम क्यों नहीं करता, चल तू मेरे पिक्चर में आ जा, फिर तब से सुपर हिट हो गया। तो इसका मतलब ग्रेस आया कि नहीं? वो बंदा तो पहले भी था, उसके अंदर एक्टिंग स्किल पहले भी थी, टैलेंट पहले भी था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर लाइट डाली कि भाई तू इसको देख, और उसने उसको पुल किया। तो मैनिफेस्टेशन दो तरीके से होता है, एक माइंड से होता है, एक सोल लेवल से होता है। जो माइंड से होता है वो मैन्युपुलेटिंगली मैनिफेस्टेशन होता है, उसके बाद उसको खुशी भी नहीं मिलती, कभी कभी दुख भी होता है और एम्प्टीनेस भी लगता है। और जो ग्रेस से होता है, जो सोल के अचीवमेंट से होता है, ब्लेसिंग से होता है, वो मैनिफेस्टेशन उसको ब्लिसफुल क्रिएट करता है और वो सबके साथ वो बांटता है। जो खुद
के थ्रू मैनिफेस्टेशन की बात करता है ना, वो बोलेगा मैं गाड़ी शेयर नहीं करूँगा, मैं मेरा कंप्यूटर शेयर नहीं करूँगा, मैं मेरे घर में किसी को आने नहीं दूंगा, मैं इसमें किसी को बिठाऊंगा नहीं, क्योंकि वो उसको लगता है ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जब ये एक्नॉलेज करेगा कि ये किसी ब्लेसिंग या ग्रेस से है, तो उसको लगेगा ये तो सबके लिए मेरे पास आया है, सबके लिए मेरे पास आया है, तो मुझे शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। तो सर क्या ये कहना सही होगा कि हमारी इंटेंशन से रियलिटी चेंज होती है, या फिर हम अपनी इंटेंशन से पहले अपने अंदर चेंज लाते हैं और अपने अंदर आने वाले या आए हुए चेंज से फिर हम एक डिफरेंट रियलिटी परसीव करते हैं? मैं इसका कॉन्सेप्ट ना आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे ना दो कॉन्सेप्ट है, एक है फ्री विल का और एक कर्मा का है। आप सोचो जिसका कार्मिक होता है और वो मैनिपुलेट करके अचीव करता है, और एक वो होता है जो अपना कार्मिक क्लियर करने के बाद फ्री विल में आके मैनिफेस्टेशन करता है। इस दोनों में फर्क है कि नहीं? जैसे पहले के ज़माने में लोग हैं ना 20 साल तक पैसे जमा करते थे, 30-25 साल, और उसके बाद एक मकान खरीदते थे, इज राइट। आज लोग क्या करते हैं, जैसे जॉब शुरू हो गया तुरंत एक ईएमआई पे मकान खरीदते और 20 साल तक 25 साल तक लोन पे करते, इज इट राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप कि एक बंदा अपना कार्मिक क्लियर कर रहा है, जो भी उसका वास्तु का कार्मिक होगा, धरती का जो भी रहेगा, जब वो लायक बनता है 20-25 साल, उसके बाद वो खरीदता है, सीधा प्रॉपर्टी पेपर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो अपने लॉकर में रखता है। ये बंदा जो आज जॉब करते हुए एक प्रॉपर्टी खरीदता है और ईएमआई 20-25 साल, लेकिन वो पेपर अभी भी बैंक में ही पड़े हैं, उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो ओरिजिनल रहते हैं। जब वो क्लोजर करता है तब जाके वो बैंक वाले एनओसी के बाद उसको डॉक्यूमेंट देते हैं। तो आज जो जनरेशन है या आज की जो दुनिया है ना, वो पेशेंस ही नहीं है, वेट ही नहीं करती है किसी भी चीज में। तो वो क्या होता है ना, जंप करते, एक्शन लेते, डिसीजन लेते, और बाद में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उनकी। तो मैनिफेस्टेशन तब करो जब आप सच में उसको पूरी तरह से समझ लो और अपने अंदर हर एक सेल के अंदर उसकी एक क्रेविंग क्रिएट होनी चाहिए, तब जाके उसका जो मजा है ना वो बहुत जबरदस्त होगा। सर क्या यही रीजन है कि कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम करता है और कुछ लोग एग्जैक्टली करेगा ही नहीं ना, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन अगर जुनूनी है या स्टेटस ओरिएंटेड है तो कोई मतलब ही नहीं है। मिल तो गया, फिर क्या करोगे? मतलब मैंने एक सपोज एक कोई गाड़ी खरीद भी ली दिखाने के लिए, और बाद में अरे यार बहुत कम माइलेज देती, यार इसका मेंटेनेंस बहुत खत्म, यार छोड़ो यार अपनी छोटी वाली गाड़ी चलाते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन क्या काम का। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैंने 20 साल तक मेहनत की है, 5 साल तक मेहनत की है, मैं अभी इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ, अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ, फिर मुझे वो एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, वो एक फ़र्क होता है करके। राइट सर, एक पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एम्बिशन हमें एक सक्सेस की तरफ लेके जाती है, लेकिन सक्सेस के बाद भी हम एम्प्टी हैं। और एक बहुत मास नंबर में आज की डेट में लोग बहुत एम्प्टी और लोनली फील, हमारे यंगस्टर्स पर्टिकुलरली इमोशनली डिसफंक्शनल है। एग्जैक्टली अंदर से सोशल मीडिया पे वो सबसे बात कर रहे हैं, उनकी फ्रेंड लिस्ट में हजारों फ्रेंड्स हैं, एग्जैक्टली उनके एक पोस्ट पे ट्रिपल लाइक्स आते हैं, पोस्ट आते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत लोनली है, राइट डिप्रेशन में। अगर एक्चुअली अभी कहीं किसी रिक्वायरमेंट हो या कहीं जाना हो तो एक फ्रेंड साथ आने को तैयार नहीं है। बराबर। इस पूरी अगर उसमें देखें तो ये लोनलीएस्ट जनरेशन है। तो हमने क्या ऐसा गलत किया है जो हम इस मुकाम पे आ गए या इस सिचुएशन पे आ गए? गलत कुछ नहीं किया इसमें। मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, सपोज मुझे अभी एक कॉफ़ी पीनी है, मैं स्टारबक्स में जाता हूँ, एक कॉफ़ी पी लेता हूँ, मैंने कप उठाया, मैंने कॉफ़ी पी लिया एंड आई एम हैप्पी कि मैंने कॉफ़ी पी लिया। अब क्या होता है ना, मुझे पीने के बाद मैं शून्य हो गया, संतुष्टि हो गई, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीशन लग रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट ब्रेन से सोचूं कि यार 350 रुपये डाले, पी लिया, अब तो मुझे खालीपन लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा ना, इसका फ़ोटो ना इंस्टा पे डालूंगा और लाइक्स मिलते जाएंगे, जितना लाइक मिलेगा मुझे लगता है अब वसूल हो गया, अब मेरा वसूल हो गया।
हम लोगों को बाहर से अप्रिसिएशन चाहते हैं, जबकि बार बार अंदर से अप्रिशिएट, यार आज तूने स्टारबक्स की कॉफी पी, यू शुड बी हैप्पी। तुझे अपने आप को अच्छा फील करवाना है, लोग तुझे लाइक दे के फील करवाएं, इसका क्या मतलब आता है? वैलिडेशन चाहिए। तो ये दुनिया क्या होता है ना, हर चीज बाहर से, मतलब रिश्ते भी हम बाहर से दिखाना चाहते हैं अच्छे हैं, हम फोटो ऐसे साथ में फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों को दिखे हमारा सक्सेसफुल रिलेशन है, मैरिज है, ये जरूरत ही क्या है, अच्छा है बुरा है जो भी आप तक है। और लोगों को क्या, जो अभी आप मुझे कह रहे थे ना कि एट द एंड कोई आपके साथ चलता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वो खुद भी फेक जिंदगी जी रहा है और उसके जो फ्रेंड्स है वो भी फेक जिंदगी जी रहे करके। किसी के पास कोई अचीवमेंट का कोई हैप्पीनेस नहीं है, और सक्सेस के बाद उसके पास कोई दूसरा कोई गोल भी नहीं है। मैंने कॉफी पी लिया, अब क्या गोल रहेगा? कोई मतलब ही नहीं है। मैं फ्लाइट में गया, मैं नीचे उतरा, लैंड किया, अब क्या गोल रहेगा? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं फ्लाइट का फोटो दिखाऊंगा कि मैं बैठा था, मैंने फ्लाई किया, तो मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिंदा रखने की जरूरत क्या है, वो चीज तो वहीं खत्म हो गई कि नहीं। पानी अंदर चला गया, कॉफी अंदर चली गई, फिर उसको तुम स्टेटस पे जिंदा क्यों रखते हो? वो तो आपको खुशी देने के लिए वो सिचुएशन आई, वो सब्जेक्ट आया इन द मोमेंट, उसके बाद उसका अस्तित्व क्या है? सर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लोनलीनेस को लेकर के, जहाँ पे बहुत सारे लोग बाय चॉइस अकेले रहना चाहते हैं। तो आपका व्यू पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली? देखो एक चीज क्या है कि अगर आप देखो कि सोल की जो लेवल्स होती है ना, हम हमेशा कहते हैं, हमारे वर्कशॉप्स में भी कहते हैं, साइकोलॉजी मिशन में, कि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल सोल होते हैं वो यंग सोल होते हैं। नेता, अभिनेता, स्पोर्ट्समैन, ये सारे यंग सोल्स होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ जज्बा लेके चल रहे हैं, बहुत कुछ बड़े अरमान लेके चल रहे हैं। अब ये लोग को जब पता चलता है कि मेरे सपने पूरे हुए, उसके बाद क्या? खुशी तो मेरे अंदर से ही थी, लोगों को तो कोई लेना देना नहीं था। लोगों ने तो एंजॉय किया, पार्टी ली और अपने अपने घर पे चले गए, मैं ही तो अकेला रह गया। तो ऐसी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हुई, मुझे बताओ एट द एंड कौन है आपके साथ? कोई नहीं है। तो ये लोनलीनेस या आप अलोन रहते हो, ये एक्चुअली एक ही मैटर होता है जहाँ लोग आपको अकेला कर रहे हैं या आप अपने आप को अकेला कर रहे हैं। तो बुद्धा को, महावीर को ये बात समझ में आई जब वो राज दरबार में नौकर चाकरों के साथ, बीवी बच्चों के साथ थे, कि इसके बाद क्या, ये तो चल रहा है। तो उनको लगा कुछ नहीं है, तो फिर तो सब छोड़ के वो खुद ही अपने लोनलीनेस में चले गए। वो अपने आप को, इसलिए क्योंकि उनको समझ में आया कि द यूनिवर्स इज विद इन मी, तो मुझे बाहर से यूनिवर्स के साथ घूम के फिर ये सब इंजॉयमेंट करके प्लेजर लेके मतलब ही क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग थॉट सर, बिकॉज परसेप्शन से, बाहर से देखने में हमें लग रहा है कि बुद्धा महल में थे और वहां से अकेले हो गए, बट एक्चुअली जो आपने बताया कि वो पहले वहां पे भी लोनली थे पहले से। क्यों? फिर जब इसलिए ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने जिनके बर्थ के टाइम पे बोल दिया था पेरेंट्स को कि इनको डेथ पर्सन मत दिखाना, इनको डिजीज सफरिंग पर्सन मत दिखाना, इज इट राइट? इनको कोई बुढ़ापे वाला इंसान मत दिखाना, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीजें देख ली तो वो सब पहले छोड़ देंगे। तो उनका जब बर्थ हुआ ना, वो अकेलेपन के लिए ही आया था, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आया था। अब उनको कैसा है ना, ये दिखाया नहीं गया, लेकिन जब देख लिया, सच्चाई देख ली, तो उनसे रहा नहीं गया। तो वो उनका रेजोनेंस था, क्योंकि वो यंग सोल से मैच्योर सोल में आने को तैयार ही पैदा हुए थे। फिर मैच्योर सोल से जो उनकी यात्रा शुरू हुई और वो इनफाइनाइट सोल लेवल तक उन्होंने अपनी यात्रा की। ये नहीं करते तो यंग ही रह जाते, मैच्योर से इन्फेंट तो जा ही नहीं पाते। तो सर जो एक रिजेंटमेंट है बहुत सारे लोगों के अंदर, प्रोफेशनल्स के अंदर, बच्चों के अंदर, क्या ये भी वही है, उसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए वही है, लेकिन एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं ना, कहीं धर्मों के ग्रंथों में लिखा ही नहीं है। हमें क्या है ना, लोग धार्मिक क्रियाएं करवाते हैं, हमें भक्ति मार्ग पे लोग लेके जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, प्रेम मार्ग पे कोई ले ही नहीं जा रहा है। और भक्ति मार्ग पे क्यों?
क्योंकि हमें रिलीजियस वॉल्यूम चाहिए, हमें डिपेंडेंसी चाहिए कि भाई ये आदमी को रिलीजन के स्कूल में रखना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते कॉलेज में, हम फिर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते, हम कोई बैग नहीं लेके जाते, बस ऐसे ही जाते मस्ती मस्ती में, कहीं से पेन ले लिया, कहीं से एक पेपर ले लिया, लिख लिया क्लासरूम में, फिर फेंक के निकल गए। ऐसा फ्रीडम कोई धर्म देता ही नहीं है, और हर आत्मा को वही चाहिए। तो आत्मा उसी के लिए तो आई है कि भाई तू अपने आप को मुक्त कर, और लोग आपको मुक्ति दे नहीं रहे, तो आपको नहीं लगता ये ऑपोजिट एक्शन क्रिएट हो रहा है? तो जहाँ पे कोई दो चीज़ें अंदर लड़ती होगी, एक पकड़ने वाली और एक मुक्त होने वाली, डेमोक्रेसी वाली, तो वो कैसे चलेगा? तो इज इट मतलब अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में बात की जाए तो क्या यही वो कॉन्सेप्ट है माया का या इल्यूजन का जो हमारे स्क्रिप्चर्स में जिसकी बात की? एग्जैक्टली स्क्रिप्चर में बात तो की है, लेकिन उसको जीना कैसे, उस तक पहुंचना कैसे, उसके लिए कोई थेरेपी नहीं दी है, उसके लिए कोई टूल्स नहीं दिया, उसके लिए कोई हमें ऐसा पाथ नहीं बताया कि ये करके करो। ये तो बुद्धा ने आनापानासति बताया, विपश्यना बताई। तो ऐसी चीजें अगर लोग पकड़ना शुरू करें ना, तो कहीं ना कहीं बाहर आ पाएंगे। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है? क्या कोई न्यू एज मोडालिटीज हैं? बहुत है, कितने सिंबॉलिक हीलिंग है, कितने एफर्मेशन है, कितने होपोनोपो टेक्निक्स है, ईएफटी टेक्निक्स है। मतलब अगर आप ये सोचो कि भले ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन कुछ अपडेटेड एनर्जी मेडिसिन है इस दुनिया में जो आपको मुक्त कर सकती है, तो व्हाई नॉट अप्लाई दैट? मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तू जो हीलिंग की सिंबल्स की प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने जैनिज्म में तो कहीं लिखी नहीं है, और नहीं लिखी तो हम लोग क्यों प्रैक्टिस करें? तो मैंने कहा भाई एक ज़माने में बैरल गन लिखा था, पेनिसिलिन लिखी थी, आज वो नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती वही दवाई थोड़ी खाऊंगा। वो बैन की गई है, वो आउटडेटेड है, उससे साइड रिएक्शंस होते हैं। तो ये लोग समझते ही नहीं, एडमेंट होते हैं। जो लोग कहते हैं कि जो नहीं है वो नहीं है पहले से। तो कुछ तो नई चीज़ें इस दुनिया में आया है। देयर इज, जैसे मैंने शुरू के टॉक में मैंने बताया, देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सप्लाई। हर इंडिविजुअल लेवल पे लोग अब बाहर आना चाहते हैं, और उनके लिए एक अपना पर्सनल पाथ होना चाहिए। मुझे ये दवाई काम आई, आप ये मेरी दवाई नहीं खा के ठीक हो सकते हो, आपकी अपनी एक नई दवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो बीमारी आपको है और मुझे है, टाइटल सेम है, डायबिटीज है, लेकिन कॉज दोनों का अलग है। तो मेरी दवाई आपको कैसे काम आएगी? तो मेरा धार्मिक क्रिया आपको कैसे काम में आएगा? भले उससे किसी को मोक्ष मिला होगा, निर्वाणा मिला होगा, मैं मना नहीं करता हूँ, मुक्ति मिली होगी, बट वो उनकी, दैट वाज देयर कप ऑफ टी, दैट वाज देयर मेडिसिन। मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना मेरे लिए क्या बेटर है। ऐसा है इंटरेस्ट, मतलब हर किसी का बात अलग परफेक्टली। और उसके लिए वो लोनलीनेस होना जरूरी। इसके लिए जब तक वो अकेला एकांत में नहीं रहता, तब तक कैसे चलेगा उसको? अब इतनी ओटीटी पे चैनल्स आ गए हैं, क्योंकि अगर आप मोबाइल से परेशान हो तो ओटीटी चैनल्स पे जाओ। इतनी सीरीजेज आ गई, अगर आप मूवी तो 3 घंटा नहीं देख सकते हो, आधे आधे घंटे के देखो। इतनी रील्स आ गई है, चलो 2.5 मिनट की रील देखो। उलझाना चाहता है लोग हमें, ये मास मीडिया, ये जो पूरी मार्केट है करके एक दूसरे को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करना चाहता है। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है मुझे बताओ? मैं कितनी भी रील्स देख लूँ, कितने भी लोगों के स्टेटस देख लूँ, बट वेयर डू आई स्टैंड? मेरे पास अगर ये खाली कप है तो खाली कप रहा। मैंने किसकी कितनी भी देखी कि भाई वो सीसीडी में था, या बरिस्टा में था, या वो स्टारबक्स में था, मुझे उसको देख के मेरा कप में कौन सी कॉफ़ी आने वाली है? डू समथिंग। इसलिए ये जो अब जो जनरेशन गैप है, जहाँ एक्शन की कमी है, सपने तो देख रहे सब लोग, एक्शन की कमी है, वो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग है सबके लिए। तो सर कैसे, अगर एक स्टूडेंट है, क्योंकि क्या है, पहले लेबर वर्क था, हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन थी, अब स्मार्ट वर्क वाली है। अब स्मार्ट वर्क में जो हार्ड वर्क करता है ना, वो लोग देखो यूएस में, लंदन में, कनाडा में, सिंगापुर में टिक जाते हैं। वहाँ के कंट्री के लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते नहीं। अब जिनके इंडिया के कल्चर में हार्ड वर्क है, वो वहाँ जाके करता है, तो उसको फिर वहाँ सिटीजनशिप मिल जाती है, क्योंकि वो दोनों काम ही कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन तो जो इंडिया में है वो हार्ड वर्क करती नहीं है, वो सिर्फ स्मार्ट वर्क करके पैसे बनाना चाहती है, तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाती है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो जैसे आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और इतने सारे केसेस हाँ कोर्ट में चलते हैं जो हम देखते हैं,
और बहुत सारे एजिटेटेड एग्रेशन, सारे इमोशंस, बहुत नेगेटिविटी भी देखते हैं। सही बात है। बट अल्टीमेटली सोल्यूशन जो होता है मेजॉरिटी केसेस में वो टेबल पे ही आता है, वो तो सेटलमेंट ही है, एक तरह का फॉरगिवनेस ही है। एग्जैक्टली। तो क्या फायदा है इस पूरे प्रोसेस का, पूरे जुडिशियल सिस्टम का, पूरे हमारे एफर्ट्स का, कि इतने टाइम केसेस चलते हैं, इतनी हम उसमें प्लीडिंग्स करते हैं, इतनी दलीलें करते हैं, वो काउंटर दलीलें करते हैं, हम एविडेंस लीड करते हैं, बट उसका कोई कंक्लूजन अल्टीमेटली नहीं निकलता। जो जज भी अगर एक इतने सालों के बाद एक निर्णय देता है तो फिर उसका भी एक अपील होता है, फिर वो अपील भी पेंडिंग रहता है, फिर उस अपील में डिसीजन आता है तो फिर उसका सुप्रीम कोर्ट को अपील होता है। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ इसका कोई पर्पस नहीं समझ में आता। आपको पता है जो इस साइकोलॉजी की जो थियरी है ना लाइफ की, उसमें बहुत से इमोशंस हैं, बहुत से थॉट प्रोसेसेस हैं, लेकिन टॉप लेवल पे क्या है पता है आपको? पता है आपको? टॉप लेवल पे ईगो, सबसे टॉप लेवल पे। पूरा जुडिशियल सिस्टम आपका ईगो की वजह से चलता है, और ईगो के लेसन सब सीख रहे हैं, सारे लोग। वकील भी सीख रहा है, सारे जो भी केस लड़ रहे हैं वो भी सीख रहे हैं, जज भी सीख रहा है कि मैं न्याय दे सकता हूँ, मैं न्याय करूँगा, मैं न्याय दिलाऊंगा। ये सब ईगो का फैक्टर है। और जो आप बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली सॉल्यूशन टेबल पे आता है, मतलब जब ईगो को ख़त्म करोगे तो ही तो आएगा ना। इसे क्लियर? मतलब किसी ने बोल दिया कि भाई इसने मेरे पैसे लेके मेरा फिल्म फ्लॉप किया, मैंने उस पर सू कर दिया, ईगो फैक्टर ही तो था। किसने राजपाल यादव को जेल में डाला कि भाई उसने करोड़ रुपए लिए, पिक्चर बनाई, पिक्चर नहीं चली, वो भी ईगो फैक्टर था। पिक्चर तो कितनी नहीं चलती है, इज इट राइट? आप रजनीकांत को देखो, कभी भी पिक्चर नहीं चलती है, वो प्रोड्यूसर को पैसा रिटर्न देता है, रिफंड करता है, ईगो नहीं है उसके पास। तो कौन सा प्रोड्यूसर केस करेगा रजनीकांत पे? उसने टेबल पे ले लिया, भाई तूने 30 करोड़ इन्वेस्ट किए, तेरे को नहीं मिले, ये तू मेरे से ले ले, बात खत्म हो गई, है ना। अब ऋतिक रोशन की सपोज डिवोर्स हुई, 200 करोड़ का एलमनी मिला उसको, सुजन को, तो उसको मिला क्या? ईगो ही तो मिला, सेटिस्फेक्शन। इस बंदे को तो क्या फर्क पड़ा, ये तो है ना 2 साल में वापस 200 करोड़ कमाएगा। उसने अपना ईगो डाउन किया, भाई तेरे को जाके भी, मतलब मैंने एक है ना बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं कहता हूँ दादा भगवान फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैंने बहुत ज़बरदस्त सीखा कि सोल लेवल पे जीतना कौन चाहता है ना, उसके पास ईगो जीरो है। वो कहता है तू सब कुछ ले जा, बस मुझे मुक्ति दिला, मुझे तेरे कर्म से फ्री कर। तो वो ईगोलेस पर्सन है। तुझे जो चाहिए ले ले, तुझे चाहिए मेरी जान भी ले ले, मुझे दे, मंजूर है, बस तू मुझे फ्री कर दे करके। तो वो ईगोलेस सिचुएशन आपके वहाँ कोर्ट कचहरी में चलता ही नहीं है, सारे ईगो से भरे पड़े लोग। थिंक अबाउट इट। सोचो अगर मेडिकल सिस्टम में अगर ऐसा सिस्टम आया कि जहाँ पेशेंट को अदालत में खड़ा किया और अलग अलग डॉक्टर्स ने बोल दिया इसका इलाज मैं करूँगा, इसका मैं करूँगा, इसका मैं ठीक कर सकता हूँ, वो पेशेंट का कभी इलाज हो ही नहीं सकता, बिकॉज सारे डॉक्टर्स लड़ रहे। कितने कार्डियोलॉजिस्ट है, कितने न्यूरोसर्जन है, कितने फिजिशियंस है, कितने अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनकी अपनी एक थियरी होती है जिससे वो ठीक करना चाहते हैं, जबकि एक्चुअली उसकी ट्रीटमेंट है ही नहीं। बट थैंक्स कि ऐसी कोई कोर्ट नहीं है मेडिकली, लेकिन ऐसा होता है जब आप अपनी फाइल दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हो, तीसरे के पास, आप बोलते हैं पहले डॉक्टर ने तो ये बोला, अरे वो पागल है, उसको क्या पता है। अब ये दूसरे के पास ईगो एक्टिवेट हो गया। अब तीसरे के पास जाओगे तो बोलेगा दूसरा तुझे पागल बना रहा है, पैसे निकाल रहा है तेरे से, तू मेरे पास रहे, मैं करूँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू डिजॉल्व ऑन योर ओन। घर के भी इश्यूज ईगो के वजह से एक्टिवेटेड है, बिजनेस में भी ईगो के वजह से है, मेडिकली भी ईगो के वजह से ही है, तो फिर कोर्ट कचहरी में भी तो ईगो ही तो है, और क्या है। तो इसलिए मैंने कहा ये टॉप लेवल का चैप्टर है पूरे यूनिवर्स के लिए ईगो का। ट्रम्प का भी ईगो का ही तो फैक्टर है, तो ये क्यों करेगा, उसको क्या मिलता है, उसको पता है कुछ साल के बाद वो नहीं रहेगा। तो आप ये सोचो ना कि ये ईगो ही तो है जो आदमी को मरा रहा है, और क्या है।
चाहे वो रावण की लाइफ थी या आज की दुनिया में, हर इंसान ईगो का विक्टिमाइज्ड है। जिस दिन उसने ईगो पे काम कर लिया ना, मुझे लगता है 90% तो वही चीज़ ठीक हो गई। ओशो को भी जब जेल में डाला गया था तो ये अमेरिका का ईगो था कि वो हमारे लैंड पे आके ऐसे कैसे कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकता है। अब ओशो ईगोलेस पर्सन थे, वो जेल में चले गए और उनको 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर 6 अलग अलग जेल में लेके गए। सारे मुकदमा उनके ऊपर ठोके गए, मतलब ड्रग्स से लेके, रेप से लेके, मर्डर, सब सारे मुकदमे उनके हुए। अल्टीमेटली उनको समझ में आया कि कोई भी केस इसके ऊपर एक्चुअली एलिगेशन दे नहीं सकते ना। उसको सिर्फ कहा कि 1 घंटे के अंदर तुझे इंडिया पहुंचना है, और उसके लिए चार्टर प्लेन खुद उन्होंने दे दिया कि भाई तू अरेंज भी मत कर, हम अरेंज करते। मतलब ये ईगो फैक्टर था कि नहीं? सोचो, जो लादेन ने 9/11 किया वो ईगो फैक्टर था कि नहीं? 3 प्लेन क्रैश को, वर्ल्ड ट्रेड को उड़ा के उस लादेन को मिला क्या? वो तो खुद अंडरग्राउंड हो गया। जो दाऊद इब्राहिम ने अगर 93 में जो उनकी राइट्स क्रिएट की थी बॉम्बे में, वो खुद अंडरग्राउंड हो गया। तो मतलब आदमी ईगो सेटिस्फाई करने के बाद भी उसको मिलता तो कुछ भी नहीं है, वो खुद ही अंडरग्राउंड हो जाता है। वो जीत तो सिर्फ लोगों को दिखाने की होती है, अंदर से तो वो इतना ही पीछे जाता है। वो घूम नहीं सकता है, वो लोगों में नहीं आ सकता है, तो फिर ये फायदा क्या है? मुझे बताओ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये सिस्टम फॉरगिवनेस से ही स्टार्ट होता है, फॉरगिवनेस पे ही एंड होता है, जिसको हम क्षमापना बोलते हैं। जैनिज्म में उसको सामायिक प्रतिक्रमण बोलते हैं, मतलब होपोनोपो बोलते हैं इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक ही है। जीसस भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, लेकिन आदमी उस एथिक को पकड़ ही नहीं रहा है, बिकॉज उसका ईगो उसको शांत करने नहीं दे रहा है। हम इंडिया में साउथ की कोई भी स्टेट में जाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज पकड़ के बैठे रहते हैं, जबकि उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो भी वो तमिल में ही बात करेंगे, मलयाली में ही बात करेंगे। ये ईगो ही तो है। तो मुझे बताओ ये है क्या? लैंग्वेज का ईगो, टेक्सचर का ईगो, रिलीजन का ईगो, एजुकेशन का ईगो, मतलब अचीवमेंट का ईगो। यही ईगो का ही सबके लिए एक कॉमन चैप्टर है, राइट फ्रॉम इन्फेंट सोल से लेके इनफाइनाइट सोल पे। जब उसको एनलाइटनमेंट मिलता है, उसका भी ईगो आया ना, तो वापस वो नीचे आता है। तो उसके लिए वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। समझ में कि नहीं? मतलब मोक्ष की तरफ एक कदम पीछे भी है, तभी भी अगर ईगो आ गया तो 10 कदम पीछे जाएगा वो। सेम है, दैट्स द ईगो। तो स्नेक इज अ ईगो। आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो स्नेक है, वो ईगो है। वो कभी भी ऊपर आती है और आपको फिर नीचे लेके जाती है, ऐसा है। तो पूरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी उस कुंडलिनी के ऊपर ही होता है, उस ईगो के ऊपर ही होता है कि बस उसको शांत करो। समझ में कि नहीं? अब अर्जुन के गुरु थे, उनको ईगो ये हो गया कि मेरे बगैर उसने, एकलव्य ने कैसे ये किया, तो उसका अंगूठा काट लिया। ईगो ही तो था। मतलब आप सोचो, उन बड़े बड़े महारथियों को भी, आचार्यों को भी, द्रोणाचार्य, मतलब ये सब लोगों को वही चीजें तो खा गई कि नहीं? जो वो श्राप देते थे वो ईगो की वजह से तो देते थे। अदरवाइज उनको लगता ठीक है, मैंने नहीं सीखा, उसने किया तो क्या फर्क पड़ा। आज कितने लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, डिग्रीज लेते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, तो इसमें कौन सा ईगो लाने का ये है करके कि यूनिवर्सिटी बोली कि मेरे यहीं से टॉपर्स निकलते। ऐसा थोड़ी, ऑनलाइन भी तो निकलते हैं ना लोग। तो फिर तो ये सारे प्रोफेशनल लोगों को समझना है, हर ह्यूमन बीइंग को समझना है कि मेरा जन्म ईगो के वजह से हुआ, कि मैं जन्म लेने के बाद ये अचीवमेंट करूंगा, ये करके दिखाऊंगा, और मरने तक उसका वो ईगो मरता नहीं है, इसलिए वो वापस जन्म लेता है। जिस दिन उसका ईगो मर गया कि मेरे करने से भी कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ मिलने से भी कुछ नहीं होने वाला है, तो वो जन्म लेगा ही क्यों? तो कोर्ट में भी जाएगा क्यों? कि अगर किसी को आपने रेप के केस में सपोज 7 साल सजा दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, आपने उसको न्याय दिया जिसका फैमिली ने रेप के लिए एलिगेशन किया है, अब वो बंदा जेल में है या फांसी से मर गया, इसका तो ईगो फैक्टर है कि नहीं? कि मैंने देखो अपनी लड़की के लिए एक जस्टिस किया, मैंने ये किया, मैंने दुनिया को दिखाया, बट एक्चुअली उस लड़की को जो ट्रॉमा है वो तो ट्रॉमा रहने ही वाला है, उसके साथ जो हुआ है वो तो हो के ही गया। तो मैं यही कहता हूँ कि इससे क्या होगा ना, एक टाइम पे वापस उल्टा होगा नेक्स्ट लाइफ में। ये जिसके अंदर एक आक्रोश है, ये जो विक्टिमाइज्ड है, नेक्स्ट लाइफ में उसको मौका मिलेगा इसका रेप करने का। तो आपको नहीं लगता साइकिल कंटिन्यू होगी? तभी तो कोर्ट में केसेस खत्म ही नहीं होते, सॉल्व ही नहीं होते, बिकॉज एक लूप साइकिल में सब लोग।
और आप उस माइंड की लॉ की किताबों के हिसाब से न्याय देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सोल के लॉ तो आप समझ ही नहीं रहे हो। आप किसी भी केस को लेते हो, आप बोलते हो इसके मैं थोड़ी पीछे छानबीन करता हूँ, थोड़ी और रिसर्च करता हूँ, लेकिन कभी आपने उसकी सोल की रिसर्च की कि ये हुआ क्यों इसके साथ, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से ये दोनों एक दूसरे को क्यों मिले, ये तो कभी रिसर्च किया ही नहीं आप लोग ने। तो जब तक वो रिसर्च नहीं करोगे वो न्याय तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।